शांति रहिए, सुनिए मेरे बात को सुनिएगा। कॉपी पेन सब तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगे उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, नोट कीजिएगा कॉपी पर। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर शीत युद्ध की दौर की। किताब से स्टार्ट हो रहा दूंगा लाइन बाय लाइन में, शीत युद्ध का दौर। और हमने इसका शीत युद्ध दौर में लिखाए थे 1900 यानी 1945 टू 1991 हम आपको लिखाए थे। ध्यान सुनिएगा, 1945 टू 1991। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा 1945 से 1990, यानी राउंड फिगर में शीत युद्ध का जो समय को आंका गया है वो 45 साल ही आंका गया है। 45 90 है ना, होता कि नहीं? लेकिन आपको सही उत्तर क्या याद करना है, 45 टू 99, फ्रॉम 1945 टू 1991। ये डेट आपके शीत युद्ध के दौर यानी शीत युद्ध यहाँ से यहाँ तक आपका चला था। अब शीत युद्ध के बारे में क्या क्या बातें हैं उनको जरा सुनिएगा। कहते हैं शीत युद्ध में जो बातें होती हैं ये दो महाशक्तियों के बीच, दो महाशक्ति। और आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे सवाल पूछा जाए बातों को गौर कीजिएगा, बातों को दिमाग में ना ऐसे छापने की कोशिश कीजिएगा। आई बात समझ में कि दो महाशक्ति, सवाल कहीं से भी कैसे भी बन सकते हैं क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए सवाल कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। तो हर एक बात को नोटिस कीजिएगा, छापने की कोशिश कीजिए। दो महाशक्ति मतलब हो गया एक तरफ है USA और एक तरफ हो गया USSR। और मैं आज के डेट की बात करूं तो आज के जिसको रसिया बोलते हैं उस समय रसिया मेजर कंट्री में गिनी जाती थी, USSR में। इस बात को याद रखिएगा। तो दो महाशक्ति के बीच वैचारिक द्वंद्व था, वैचारिक द्वंद्व। अब ये द्वंद्व क्या है देखिएगा, वैचारिक क्या है सुन ध्यान से। मतलब हम पहले समझाएं कि शीत युद्ध मतलब होता है कोल्ड वार, मतलब होता है एकदम ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध से मतलब होता है इसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता, इसमें एक भी गोलियां नहीं चली गई थी, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी हानि नहीं पहुंचती। बस आमने सामने के मैदान में आकर नहीं लड़े थे जिस तरह युद्ध अक्सर लड़े जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बातों का आदान प्रदान हुआ था। इसमें वैचारिक द्वंद्व थे। वैचारिक मतलब विचारों को बोला जाता था और द्वंद्व मतलब होता है क्या कि अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना कि हम ही हैं पावरफुल, हम ही हैं महाशक्ति। सर बात को इसी को बोलते हैं द्वंद्व बोलते हैं, मतलब युद्ध बोलते हैं। दोनों के बीच में अपने को मजबूत, अपने को दुनिया में इकलौता, अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ, अपने को महाशक्ति, हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकतें हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, इसको दिखाने के लिए ही ये दोनों आपस में शीत युद्ध कर रहे थे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बात को, किसी को कोई ऐतराज नहीं है? दूसरा हम बात बोलते हैं कि इसको क्या कहा गया है, इसको एक प्रकार से कागजी गोलों पर लड़े गए युद्ध भी कहा गया है। कागजी गोलों पर लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, कागजी गोलों से लड़ा गया युद्ध। ठीक है ना, कागजी गोलों से लड़ा गया इसको युद्ध भी कहा गया है। इस प्रकार शीत युद्ध जो है 45 साल तक कंटिन्यू निरंतर चलते रहा और अंत में कहा जाता है कि जब कोई युद्ध चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, अगर उसमें उसका भी कभी न कभी अंत होता है, या खुद से अंत कर दें या अगला पार्टी अंत कर ले या फिर किसी कोई जो है कंप्रोमाइज कर ले या संधि के तहत क्या होता है वो युद्ध शांत हो जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ उसको भी देखेंगे। एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे अमेरिका, आपको पता होना चाहिए, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ था USSR, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं, हाँ इसको बहुत सारा नाम है, तो आप लोग सोवियत संघ बोल लो, सोवियत रूस बोल लो, सोवियत गणराज्य बोल लो, जैसे भी याद रखना है नाम याद रख लीजिएगा। और ये USA ठहरा। ये इनका जो विचार है, अमेरिका का विचार था पूंजीवादी वाला, पूंजीवादी कैपिटलिज्म, ये पूंजीवादी विचारों को अपने पास रखता था। और इनका जो विचार था USSR का, ये साम्यवादी विचारों से चलता था, साम्यवादी विचार से चलता था। ठीक है ना। साथ में
ये लोकतंत्र को फॉलो करते थे, और तीसरी जो बात थी ये उदारवादी थे, उदारवादी विचारधाराओं के व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब देश हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखना, ये तीनों चीज़ें आगे जाकर काम आएंगी। सुन लीजिए फिर से कि अमेरिका और यूएसएसआर में इस बात को भी लेकर लड़ाई हो रही थी, सीधी हो रही थी, क्योंकि अमेरिका किस विचारधारा को फॉलो कर रहा था, पूंजीवादी को, जबकि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो है साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। पूंजीवादी साथ में लोकतंत्र और उदारवादी, ये साम्यवादी, इनका कहना था कि हम लोग एक साथ सब एक ही स्टेज में रहेंगे, यानी साम्यवादी में हम अगर गरीब हैं तो सब गरीब रहेंगे, अमीर हैं तो सब अमीर रहेंगे। अमेरिका का कहना था कि हम लोग पूंजी को जो है, कैपिटल को ज़्यादा मान्यता देते हैं, हम लोग पूंजीवादी की ओर बढ़ रहे हैं। जो बात साम्यवादी को पसंद नहीं आती, इनका कहना था कि जहाँ जहाँ पूंजीवाद है उनको क्या करना है, एकदम समाप्त कर देना, वहाँ पर साम्यवादी का विचारधारा लाएंगे। लेकिन पूंजीवादी अपना विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, और जहाँ जहाँ साम्यवादी विचारधारा का हुआ करते थे उन देशों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये और इस दोनों की लड़ाई में बहुत सारे छोटे छोटे देश अपने को बचाने के लिए मजबूरी में इनके पास गुलाम हो गए, या तो इनके पास या तो फिर इनके पास गुलाम होते चले गए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का साम्यवादी और सोवियत संघ का, यूएसए का और सोवियत संघ का बातें। चलते हैं आगे में, आगे क्या होता सुनिए, इसके ऊपर लिखना, कुछ लिख लीजिए, लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1918 से 1920, यही ना बता दो सर, तो ठीक है चले, हो गया। अब देखिए इस युद्ध के दौरान, सुनो, इस युद्ध में दुनिया जो है दो गुटों में एक बार फिर बट गई। याद है आपको, मैं बताया था द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुटों में बटी थी। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन भी मैंने पूछा आप लोग से, हो गया। इसमें दो गुटों में बट गया, और दो गुटों में कौन कौन आते हैं। पहला जो गुट था, गुट नंबर ए और गुट नंबर बी। ए में वही कंट्री जो कंट्री हुआ करती थी, केवल थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। इसमें जर्मनी आ जाएंगे, इसमें ऑस्ट्रिया आ जाएंगे, और इसमें हंगरी आ जाएंगी। हंगरी जर्मनी के नीचे छोटू सा एक देश है, हंगरी। ठीक है, हंगरी आ जाएंगे। हंगरी की राजधानी किसी को पता है? हंगरी की राजधानी क्या है? अगर किसी को पता है तो लिखिएगा क्या है, कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख लीजिएगा क्या है। चलते हैं आगे में। तो ये हो गया, और इधर में वही देश थे जो हुआ करते थे। कौन कौन से याद है आपको? रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन यानी यूके इसी को बोलते हैं, और फ्रांस। ये चार देश। देखो किन, देखो जब दोनों के बीच में, इस दो खेमा के बीच में युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हरा, वही कहानी फिर से। कौन? ये वाला देश जो है ये पराजित हो गया, यानी ये हार गए, और ये देश को बोलते हैं विजेता, यानी ये जीत गए। फिर देख लो, ये हार गए और ये जीत गए। सेकेंड वर्ल्ड वार जब होते हैं तब यही वाला दर्शाया फिर जाता है, अगेन ये लोग फिर से जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। और अगर किसी को फिर भी याद ना रहे कि कौन हारा कौन जीता, कन्फ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना, यहाँ से देखो ना संख्या, यहाँ 4 आदमी है, यहाँ पर 3 आदमी है, तो 4 वाला जीतेगा ज़्यादातर, है ना। तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हो। तो ये विजेता कंट्री रहा और ये हारने वाला कंट्री के रूप में जाना गया। और इस प्रकार फिर द्वितीय विश्व युद्ध का भी जन्म हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध पीछे कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक घटना घटी थी कि जर्मनी माने ऑस्ट्रिया का एक राजा हुआ करता था, उसकी हत्या हो गई थी, सर बात को, और हत्या के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी कौन इसमें कौन कौन शामिल थे? द्वितीय तो था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, जापान और इटली। इस तरह तो पता है, आगे जब आएंगे तो फिर पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। यहाँ तो ठीक है। अब चलते हैं शीत युद्ध के आगे में, शीत युद्ध का प्रतीक में रूप में चलते हैं। मिटा दे इसको मैं। शीत युद्ध का प्रतीक
बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार, इसके कुछ कुछ पॉइंट है, इसको देखते चलिएगा। पहले मैं लिखा दूं, फिर आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार, जैसे कि बुक में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा, कि शीत युद्ध का सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी, यानी शीत युद्ध के दौरान ही बर्लिन की दीवार की रचना करी गई थी, और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। याद रखना, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए याद करते चलिएगा कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो है वह बर्लिन की दीवार है। इसको बोलते हैं कि 1989 में, यानी 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। देखिए, अब दीवार गिरा दिया था मतलब क्या होता है कि दीवार क्यों बनाए जाते हैं, दीवारें क्यों दी जाती हैं, सेपरेट करने के लिए, यही ना। दीवारें क्यों खींची जाती है, यहाँ पूरा मकान में बीच में दीवार क्यों खींची गई है, उस रूम को इस रूम से अलग करने के लिए, यही ना खींची गई है, इसीलिए दीवारें खींची जाती है। यहाँ भी वही हुआ कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक था। याद रखना, पहला पॉइंट क्या लिखना है कि बर्लिन की दीवार, हम बोल भी रहे हैं तो आप लोग भी सुनते सुन लिख लीजिएगा, फटाफट डेट लिख लीजिएगा। बर्लिन की दीवार खींची क्यों गई थी, तो बर्लिन की दीवार क्या कर रही थी, पूंजीवादी दुनिया को, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। विभाजन का प्रतीक था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह दीवार 1961 में बनी थी। यह दीवार 1961 में बनी थी, जो पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी, जो पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसका, दीवार का ही, यह दीवार 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी, यह दीवार 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। और यह 28 वर्षों तक खड़ी रही। चौथा जो पॉइंट इसका बनेगा, 9 नवंबर 1990 को 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को लिखिएगा, इस दीवार को जनता ने तोड़ दिया। लिखिए फटाक से इसको। किसे कहते हैं, तो हो गया इसका आंसर, क्या हो गया, बर्लिन की दीवार। यह आंसर एक तैयार हो गया। दूसरा, अब बर्लिन की दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बर्लिन की दीवार के बारे में हम जानते हैं कि बर्लिन की दीवार को क्यों बनाई गई थी, ताकि पूंजीवादी दुनिया यानी अमेरिका वाला है ना, साम्यवादी दुनिया जो कि USSR दुनिया, ये दोनों का बीच विभाजन का काम करे, यानी दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग रखें, इसीलिए बर्लिन की दीवार की संरचना या निर्माण करी गई थी। हो गया। दूसरी बातें हैं कि इस दीवार को बनाया कब गया था,
तो याद रखना डेट 1961 को इस दीवार का जो रचना हुई थी वो 1961 में हुई थी, जो पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। याद रखना, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी बर्लिन में और पूर्वी बर्लिन में, ये दोनों में दो विचारधाराओं की, एक ही है जर्मनी। देखो, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मतलब बर्लिन तो एक ही है ना, जर्मनी तो एक ही है, उसके बीच में दीवार खींची गई थी, इधर हो गया पश्चिमी, इधर हो गया पूर्वी। इसका मतलब ये था कि पश्चिमी व जर्मनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पूंजीवादी है, यानी अमेरिका का शासन है, और पूर्वी वाली जो है वहाँ पर साम्यवादी है, मतलब वहाँ पर यूएसएसआर का शासन है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है कौन, यह दीवार। कब बनी थी, 1961 में। यहाँ तक क्लियर। तीसरी सवाल है कि यह दीवार कितनी मीटर, कितना किलोमीटर लंबी थी, तो 150 किलोमीटर से भी अधिक इस दीवार की लंबाई थी, और यह कितने साल तक सुरक्षित रहा, तो याद रखना यह 28 साल तक एकदम सुरक्षित रहा, मतलब ज्यों का त्यों रहा। लेकिन यहाँ पर होता है क्या, एक घटना घटती है, और घटना के दौरान जनता ने, यहाँ के ही जनता ने क्या किया, 9 नवंबर 1989 को यह दीवार को तोड़कर गिरा दिया गया। तो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको डेट के साथ याद रखिएगा, 9 नवंबर 1989, तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। इसके सवाल पर भी मतलब इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। चलते हैं आगे में, आगे इसमें मिटा दूँ मैं। आगे में होते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। देखिए सोवियत प्रणाली थोड़ा सुनिएगा कि सोवियत प्रणाली थी क्या। आपका हेडिंग में वही आएगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, ध्यान सुनिए बात को। क्या लिखा है किताब पर कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ समाजवादी, समाजवादी सोवियत गणराज्य। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सोवियत गणराज्य बोल लो, सोवियत रूस बोल लो, या फिर यूएसएसआर बोल लीजिए, ये सारा का सारा नाम एक ही है, एक ही है। तो समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है, जिसको क्या बोलते थे हम लोग इंग्लिश में, यूएसएसआर कहा जाता था, फुल फॉर्म सबको पता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। याद रखना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। तो ये सोवियत गणराज्य रूस में हुई। याद रखना, रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था सोवियत गणराज्य। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, ये बना कब था, ये आया कब था, रसिया में ये आया कब था। तो याद रखना कि रूस में एक क्रांति हुई, रूस में क्रांति जिसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। याद रखना, बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। इस बात को याद रखना, जो 1917 में हुई थी। तो 1917 के बाद कौन आया था, यूएसएसआर का निर्माण हुआ था, यूएसएसआर बना था। तो रसिया में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी 1917 के दौरान, जिसमें क्या किस चीज़ का निर्माण हुआ, यूएसएसआर का निर्माण हुआ। यह क्रांति जो थी, क्या रखना, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सोवियत गणराज्य का जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा के थे। उनका कहना था कि अगर गरीब है तो सब गरीब और अमीर है तो सब अमीर बनेंगे, यानी उसमें क्या करेंगे, जो भी पैसे रुपये जो भी हैं, जो भी चीज़ें, सब में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, किसी में भी निजी इसमें निजी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष दल की कोई जगह नहीं थी। चलते हैं आगे में कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने के बाद, 1945 के बाद, यही होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। अंकुश में आने का मतलब होता है कि सोवियत संघ का थोड़ा थोड़ा कब्जा यूरोप में भी अब होने लगा, लेकिन यूरोप के किस भाग में, तो पूर्वी भाग में। और पूर्वी भाग आपको पता है कि अगर मैं मैप को देखता हूँ तो कोई भी जगह का अगर देखते हैं तो ऐसे करके बांटते हैं, ऊपर नॉर्थ,
नीचे को साउथ, इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट। अगर मैं इसको यूरोप मान लूँ तो यूरोप का पूर्वी साइड में किधर हो जाएगा, पूर्वी मतलब ये वाला हो जाएगा पूर्वी साइड, यही ना पूर्वी है, इधर को पूर्वी। इधर में क्या हो गया, सोवियत संघ का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आ गया, सत्ता में आ गया, यानी अंकुश कली उस पर कब्जे कर लिया। तो सोवियत सेनानियों ने फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था और इन सभी देशों की राजनीतिक और समाजवादी व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि समाजवादी खेमे, खेमे मतलब ग्रुप जिसको बोलते हैं, समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और इस खेमे के नेता तो जो था वह समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर ही थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति रूप में उभरा। इधर कौन आ गया, सोवियत संघ। सोवियत संघ बता दिए, यानी सोवियत संघ में कितने देश थे, सोवियत संघ में कितने देश थे, 30 थे, 4 3 5 15 15 देश था। सोवियत संघ 15 देश हम बताए थे, 30 तो नाटो में बताए थे आपको हम। देखिए, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ किस रूप में उभरा, महाशक्ति। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी और सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास क्या थे, विशाल ऊर्जा संसाधन तथा जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। और सोवियत संघ दूर दराज के इलाके में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। तो अब आपको क्या लिखना, ऊपर में हम बता रहे हैं, लिखना है कि सोवियत संघ की विशेषताएं वह क्यों ज़्यादा चर्चा में आए थे और क्यों सब जगह अपना पैर जमा रहे थे। तो सोवियत संघ की विशेषताएं लिख लो कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या क्या विशेषता थी, क्यों फेमस थे, विशेषताएं। तो पहली बात क्या बोले कि सोवियत संघ कब बनकर आया या क्या बनकर आया, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाद लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे, महाशक्ति के रूप में उभरे। महाशक्ति क्यों कहेंगे, तो महाशक्ति इनको कहने के पीछे बहुत सारे तार्किक कारण हैं। उनमें से जो कारण बोल रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, कारण क्या लिखा हुआ है, कारण ये लिखा हुआ है कि अमेरिका को अगर छोड़ दें, अमेरिका को अगर शामिल ना करें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। तो क्या लिखना पहला, दूसरा में कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी थी। लिख लीजिएगा कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी थी, इसीलिए इनको महाशक्ति के रूप में दर्जा दिया था। केवल इतना ही क्या, इतना ही नहीं, आगे सुनिए, कहते हैं कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इतना ही है और इतना नहीं, और भी है। ये कहते हैं कि सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। लिखते चलिएगा कि सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग पहले फटाफट, सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ इसमें है। तो क्या इसमें सवाल आएंगे आपके पास और कैसे इसको लिखना है कि सोवियत संघ की क्या क्या विशेषताएं थी, यानी विशेषता से मतलब है कि सोवियत संघ को महाशक्ति क्यों कहा गया। सोवियत संघ के पास ऐसा दुनिया ने क्या देख लिया
जिसके अगर उसको महाशक्ति का दर्जा दिया गया। तो पहला जो दर्जा था इसका, देखिए पहली जो विशेषताएं थी या पहले जो चीज़ें थी जिसका उसको महाशक्ति कहा गया, वो था कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, अगर अमेरिका को छोड़ दें तो शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा था। यानी सोवियत संघ ऐसे अर्थव्यवस्था लेकर चल रहे थे, यानी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उनके पास थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो न्यूज़ को फैलाते हैं या फिर जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी, यानी बहुत क्या बोलते हैं एडवांस किस्म का था। इस बात को याद रख लीजिएगा। चौथी विशेषता जो है वो सोवियत संघ के पास ऊर्जा का जो भंडार था, विशाल ऊर्जा भंडार यानी संसाधन था, जैसे हो गया खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद, ये सारे चीज़ अकेले सोवियत संघ के पास था, इसलिए इनको महाशक्ति दर्जा दिया गया है। और क्या बातें थी तो याद रखिएगा, कहते हैं कि सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणालीकरण आपस में जुड़े हुए थे। यानी सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। और पिन से लेकर, सुन लीजिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि एक छोटे से पिन से लेकर एक बड़ा सा कार तक का निर्माण सोवियत संघ के देशों में होता था। इस सब भी चीज़ों का उत्पादन वहाँ स्वयं वो लोग खुद ही करता था, बाहर कोई आदमी या कोई देश में वो नहीं करवाता था, इसीलिए ये लोग ज़्यादा फेमस था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता की लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। ये कारण भी सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने के लिए जिम्मेदार है, यानी अच्छी बातें हैं। जैसे क्या होता है, जैसे सरकारी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर जनता को मुहैया कराती थी। और सबसे अंतिम और ख़ास बात क्या था कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। सुनिए बात को, ध्यान सुन लिए ना, ये तो बातें थी। साथ में यहाँ सबसे खास जो बात थी कि यहाँ की जो सरकार है, ये सरकार अपने नागरिकों का प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा करते थे। किस चीज़ का ध्यान? तो स्वास्थ्य सुविधाएं, सबको उचित सेवाएं स्वास्थ्य मिले। जैसे अगर किसी को हॉस्पिटल की जरूरत है तो उसको एटॉन्स तुरंत जाके उसको इलाज अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए। साथ में बच्चों की शिक्षा, साथ में यहाँ पर जो है कोई भी आदमी, कोई भी लोग बेरोजगार ना रहे, बच्चों की देखभाल हो, वेलफेयर जो है बुनियादी शिक्षा जरूरतों की जो है उसने क्या किया था, स्थापित की थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था और भूमि और उत्पादक पर जो है राज्य का ही नियंत्रण था। तो ये किस चीज़ के मामले में चल रहा था, तो ये सोवियत संघ की विशेषताएं कुछ थी। साथ में बोलते हैं कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य को कितना गणराज्य था, क्या रखना, सोवियत संघ में 15 गणराज्य था। तो 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ की रचना करी गई थी। तो इसको भी आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा कि 15 गणराज्यों को मिलाकर, 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। सोवियत संघ बनाया गया था या इसका निर्माण करा गया था, 15 गणराज्य को मिलाकर। हो गया, चले आगे। देखिए आगे चलते हैं। तो हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। हथियार की होड़ में मतलब होता है, देखिए हथियार का होड़ का मतलब होता क्या है, यहाँ सुन लीजिए इस बात को, मैं इसको रेड कर दूँ क्या। देखिए हथियार का होड़ का मतलब क्या होता है, कंपटीशन ऑफ वेपन्स, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हथियार का होड़ है क्या। हथियार की होड़ है क्या, देखिए हथियार की होड़ किसे कहते हैं। मैंने जब क्लास को स्टार्ट कराया था उसी समय आपको हम समझाए थे कि अमेरिका और रसिया दोनों पक्का बिजनेसमैन है, बताए थे। और इन लोग का बिजनेस जो होते हैं वो हथियार ही होते हैं, है ना। ये लोग हथियार से ही कमाते हैं, ये लोग का हथियार ही इन लोग का निर्माण करना इन लोग का पैसा है। यानी ये बोलो कि हथियार पूरा दुनिया में जो सप्लाई करते हैं यही लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हथियार का होड़ का क्या मतलब है, यहाँ पर एक लाइन लिख दिया गया है कि सोवियत संघ जब भी जरूरत पड़ा तब अमेरिका को कंटिन्यू
लगातार जो है हथियार की होड़ में बराबर की टक्कर दी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यूँ समझो कि दो ही देश थे जिसको हम लोग बोलते थे महाशक्ति। इतना कंफर्म है, पहला बात याद रखिएगा, दो ही शक्ति थे, दो ही देश थे जिनको बोलते थे महाशक्ति। अब महाशक्ति है क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यही बात है कि इनको महाशक्ति इसलिए कहा, दुनिया में दो ही देश था, और भी बहुत सारे देश थे, तो दो देश में इसको क्यों महाशक्ति कहा गया? क्योंकि इन्हीं देशों के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे, हथियार, ताकत, जो भी चीज़ें हो, सारा चीज़ इन्हीं के पास होगा, इसलिए कहा गया है। बाकी देशों के पास नहीं होगा तो नहीं कहा गया है। यहाँ पर मेरा सुनने का और बोलने का अर्थ है कि हथियार की होड़ से आप क्या समझे। देखिए, हम स्टार्टिंग में फिर से बता रहे कि जब क्लास तक तभी बताए थे कि बहुत सारे देश जो गुलाम थे जब आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होने के बाद ये लोग रास्ते से बढ़ रहे थे अपने अपने देश का निर्माण करने के लिए। लेकिन उसी समय रास्ते में कौन बैठ गए थे? एक साइड में यूएसए, एक साइड में यूएसएसआर, आपको बोले थे हमने। और इन देशों से, प्रत्येक देशों से कहा गया है कि आपको किसी दो गुट में, किसी एक गुट में शामिल होना, मतलब प्रेशर नहीं है, जिसमें आप चाहो उसमें शामिल होना, मतलब होना ही पड़ेगा, दो गुट में शामिल होकर जा सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी देश थे, किसी ने इनको चुना, किसी ने इनको चुना। क्यों? मजबूरी थी। काहे कि ये लोग जो थे, ये लोग, पहली बात थी कि ये लोग छोटे छोटे देश थे। छोटे देश क्यों? कि उनके पास आय, संसाधन, सब चीज़ कम थी। दूसरी बात, इनके पास, ये लोग जो था मजबूरी में, यानी मजबूरी में इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल होना चाहा। क्या मजबूरी थी? ताकि अपने को बचा सके। अपने को बचा सके मतलब क्या मतलब होता है? क्योंकि ये नहीं तो कोई तीसरा देश अगर थोड़ा सा ये शक्तिशाली बनता है तो वह दूसरे देशों को अपने पे मिलाना चाहेगा, और अपने को मिलाना चाहेगा तो हम लोग क्या, हमारे पास कुछ रहे ना, हमारे पास पैसा है, ना हमारे हथियार है, ना हमारे पास कोई सपोर्ट है, तो हम आसानी से उसके क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो इसलिए गुलाम नहीं बनने के लिए, अपने को बचाने के लिए ये या तो इसमें शामिल होना इनके पास क्या थी, मजबूरी थी। और मजबूरी क्यों थी? क्योंकि छोटे छोटे देश हुआ करते थे। तो अब इन देशों ने अपने आप को बचाने के लिए, या यूँ कहो कि अपने आप को बचाने के लिए, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं कि इनके डर से या इनके अपने को बचाने के लिए क्या रखेगा, अपने पास सुरक्षा के इक्विपमेंट रखेंगे। मतलब गोला, बम, बारूद, अस्त्र, बंदूक, जो भी चीज़ें रहेंगी वो अपने पास रखेंगे। और वो सारे चीज़ देने वाले कौन है? या तो ये या तो ये नहीं देंगे, तीसरा कोई है नहीं, ये दोनों देंगे। तो इसीलिए कहा है कि अगर जितने भी हथियार बना करते थे दोनों देशों के पास बना करते थे, और इसी में अगर रसिया ने 15 बना लिया तो यूएसए को जब पता चला तो इसने भी क्या कर लिया, 20 बना लिया। इसने अगर 25 बना लिया तो इसने 30 बना लिया। इसने अगर 5 देशों को बेचा तो इसने 6 देशों को बेचा। तो यही वाला हो रहा था बात, क्या कि बराबर हथियार का कंपटीशन हो रहा था, होड़ मच गई थी मार्केट में। और जब जब भी जरूरत पड़ा यूएसएसआर ने बराबर की टक्कर किसको दी, यूएसए को दिया। किसके मामले में? हथियारों के मामले में। यानी कोई भी एक देश एक दूसरे से पीछे नहीं रहने वाले थे। इसी का मतलब यही होता है। आगे सुनिए, तो ये बात हो गया, लेकिन उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, जैसे हो गया परिवहन या फिर ऊर्जा, इनके मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे हो गया था। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए। और याद रखना कि जब पूरा नहीं कर पाए तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि सोवियत संघ के आंतरिक मामलों में 1979 को अफगानिस्तान ने इंटरफेयर किया, यानी हस्तक्षेप किया। इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको शुरू में क्या बताया कि सोवियत संघ अपने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार, कोई बेरोजगार ना रहे, पिन से लेकर कार तक के निर्माण के लिए फैक्ट्री डालना, साथ में स्वास्थ्य सुविधा की बातें करनी, ये सारी बातें वहाँ पर अपने नागरिकों को वादे के रूप में दिया गया था। लेकिन जब देख रहे समय बीतते चला गया, वहाँ पर इन चीज़ों पर अमल नहीं हो रहा था, तब ही अफगानिस्तान एक देश आए और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के मामलों में इंटरफेयर किया। इस बात का याद रखना, यहाँ पर डेट याद रखना कि 1979 में अफगानिस्तान ने सोवियत संघ के मामले में हस्तक्षेप किया, यानी इंटरफेयर किया।
तो यहाँ पर सोवियत संघ में 1979 और अफगानिस्तान यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट हो जाएंगे और नाम याद रख लीजिएगा। हो गया। देखिए इसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ की व्यवस्था जो है पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। सुन लीजिए फिर से कि सोवियत संघ की व्यवस्था इनके इंटरफेयर किए, इसके बाद और ज़्यादा क्या हो गया, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। कमज़ोर से मतलब होता है कि सोवियत संघ अब धीरे करके कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत पड़ गई और बोल रहे हैं कि यहाँ पर खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता चला गया और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ व्यवस्था लड़खड़ा सी गई और अंततः ठहर सी गई। तो यहाँ पर इस बात को भी याद रखना, क्या याद रखना कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वह 1970 में समाप्त हो गई, यानी खत्म हो गई। देख लेना कि 1970 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वह अर्थव्यवस्था अब क्या हो गई, ठहर गई। पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिएगा। हो गई, चले आगे। देखिए अब चलते हैं यहाँ पर दूसरा हेडिंग लिख लीजिएगा कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ। चालू है। नाम याद है ना, गोर्बाचेव। तो गोर्बाचेव का पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, याद रख लेना, मिखाइल गोर्बाचेव। अभी इसको लिखा देंगे हम, तो सबसे पहले लिख लीजिए मिखाइल के बारे में लिख लीजिए आप लोग, तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखिए यहाँ हेडिंग में डाल लो मिखाइल गोर्बाचेव, ये इसको लिख लीजिए। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा, ये अंतिम राष्ट्रपति था। लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में अपने, इसमें मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में क्या लिखना है कि जन्म 1931 में जन्म था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति लिख लीजिएगा, ये था पहली बातें। दूसरी बात क्या थी कि सोवियत संघ की अंतिम राष्ट्रपति यानी 1985 to 1991। ठीक है। दूसरी क्या लिखना है कि शीत युद्ध समाप्त किया, शीत युद्ध समाप्त किया। नेक्स्ट लिखिएगा सोवियत संघ के विघटन का आरोप इसी पर लगा था। सोवियत संघ जो टूट गया था 15 देशों में, आरोप ब्लेम इसी पर लगा था। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा और अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। हो गई, चलते हैं आगे। लिख लिया सब कोई?
क्या करना है, क्या कर रहा है? ना 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 कुछ नहीं किया, आंखें साथ धोखा कर गई हमारी। देखो यहाँ, इसको देखो, यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने से ज़्यादा याद हो, दिमाग में छपता है, वहाँ वो लोग को देखे तो कुछ नहीं छपेगा। लिख लिया सब कोई? तो इसको क्या कैसे याद रखना है कि मिखाइल गोर्बाचेव, जन्म 1931, जन्म पूछे ना पूछे इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन यह पूछ सकता है कि सोवियत संघ का, देखिए रूस का नहीं बोला है, सोवियत संघ का बोला है, और सोवियत संघ और रूस में अंतर आप कर पा रहे होंगे, अब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सोवियत संघ अलग है, रसिया अलग है, याद रख लीजिएगा। यहाँ बोला है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन? मिखाइल गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति जो 1985 टू 1991 रहा। इसी ने शीत युद्ध को समाप्त भी किया, और कहते हैं कि सोवियत संघ जब टूट गया 1991 में, तो इसका ब्लेम भी इन्हीं व्यक्ति पर लगा कि सोवियत संघ को तोड़ने वाला कौन था? ये मिखाइल गोर्बाचेव था, इसको तोड़ने वाला। और अमेरिका के साथ हथियार की होड़ पर, जो अभी बताए थे, हथियार की होड़ में बराबर की टक्कर दी कौन? सोवियत संघ, उसको भी रोकने वाला अब कौन था? यही व्यक्ति था कि चलो भाई बहुत हो गया, अब हम लोग रोकते हैं, अब ज़्यादा होल्ड करके फालतू को परेशान करना है, सबको कभी परेशान करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। और इस प्रकार 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया, उसका दोष इसी पर लग गया था। अब देखिए ऊपर में हेडिंग क्या लिखिएगा कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, डिसॉल्व। हेडिंग क्या डालना है कि गोर्बाचेव, आज सब पेन चल का रहा है, इतना पिलाएं फिर भी नहीं चलता है। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अच्छा, यहाँ पर गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन आप समझ में आए क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन्हीं के काल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसीलिए दोनों को साथ में अब लिखा गया है। अब चलते हैं आगे में, सुनिएगा क्या लिखा है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने व्यवस्था को सुधारना चाहा और 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी बने। तो क्या लिखना पॉइंट में, क्या पॉइंट में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है कि 1980 के दशक में, दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, इस बात को याद रखिएगा। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। तो गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधारने का फैसला किया, और इस फैसले में कुछ ऐसी परिणतियां निकली जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्या हुआ था, ध्यान सुनिएगा कि देश की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध शुरू कर दिया था। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियां में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया था जैसा अतीत में देखने को मिल रहे थे। हुआ क्या कि 1991 में एक तख्तापलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया, और इस प्रकार वहां पर जैसे ही तख्तापलट हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में जाना जाने वाला एल्त्सिन मतलब होता है बोरिस एल्त्सिन, उसका पूरा नाम था। एल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रसिया, यूक्रेन और बेलारूस के सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी, और इस प्रकार धीरे करके सबों ने अपने अपने टूटने का घोषणा कर दिया था। तो इस बात क्या रखना है कि 1991 के दिसंबर में, लिख लीजिएगा कि 1991 के दिसंबर में क्या हुआ था कि एल्त्सिन के नेतृत्व में, एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य
सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। गोर्बाचेव यानी मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव कब बने? तो 1980 के दशक में। किस पार्टी के महासचिव बने? तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि सोवियत संघ में जो पार्टी चल रही थी उस पार्टी का नाम क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा बनी रही? आंसर आएगी नो। 1991 के दिसंबर में देखना, बोरिस एल्त्सिन नाम का एक नेता वहाँ पर, छोटे बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में क्या होते हैं कि सोवियत संघ 15 था ना, 15 उसमें देश, तो वो 15 देश में 3 ठो बड़ा देश था, जिनमें से रसिया पहला आएंगे, यूक्रेन दूसरे, अभी देख रहे हैं दोनों का बीच में युद्ध चल रहे हैं, और तीसरा बेलारूस, लुकाशेंको वाले देश। ये तीनों बड़े गणराज्य ने क्या किया? कहा 1991 के दिसंबर में कि अब हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे, यानी सोवियत संघ को छोड़ने की समाप्ति की घोषणा कर दी कि हम सोवियत संघ को छोड़ रहे हैं। और इस प्रकार ये तीनों वहाँ से कट लिए, निकल लिए। कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 साल तक सोवियत संघ में काम किया, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी का कब तक रहा? 70 साल तक सोवियत संघ में बना रहा। तो इस तरह करके इनका बात आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।